नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। साल 2025 मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लिए लव जिहाद के मामलों को लेकर के काफी ज्यादा संगीन भी रहा और विवादों में भी रहा। इसी साल राजधानी भोपाल में लव जिहाद का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने लंबे समय से प्रदेश के कॉलेजों में, खासतौर से राजधानी भोपाल के कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में चल रहे एक संगठित गिरोह को बेनकाब कर दिया। जब एक तरफ पूरा देश पहलगाम हमले को लेकर के गुस्से में था, व्यथित था, उसी दौरान राजधानी भोपाल में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सोचने पे मजबूर कर दिया कि राजधानी भोपाल में आखिर कैसे संगठित गिरोह बना करके हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। तारीख थी 11 अप्रैल 2025। भोपाल के बाग सेवनिया थाने में एक लड़की पहुंचती है और वो पुलिस को बताती है कि लंबे समय से फरहान नाम का एक युवक उसके साथ शारीरिक शोषण भी कर रहा है और उसे ब्लैकमेल भी कर रहा है, धर्म बदलने का भी दबाव बना रहा है। अब जैसे ही ये पीड़िता बाग सेवनिया थाने पहुंची तो पुलिस ने तुरंत इस मामले में एक्शन लिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गई, दुष्कर्म की तो जोड़ी ही गई थी, और अगले ही दिन आरोपी फरहान को भोपाल पुलिस पकड़ लेती है। ये ऑपरेशन बेहद गुप्त तरीके से अंजाम दिया गया था फरहान की गिरफ्तारी के लिए। क्यों दिया गया था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन 11 अप्रैल को पहली पीड़िता सामने आती है। 12 और 13 अप्रैल के दरमियान जो है फरहान को गिरफ्तार किया जाता है और इस पूरे मामले में एक एक करके आरोपी गिरफ्तार होना शुरू होते हैं, क्योंकि पुलिस की एफआईआर में सिर्फ फरहान ही नहीं, कई दूसरे भी नाम सामने थे। हालांकि मुख्य आरोपी फरहान था, उनके साथ साद, साहिल और अली नाम के भी कई लोग शामिल थे जिनको पुलिस ने बाद में एक एक करके पकड़ा। 20 अप्रैल को साद नाम के युवक को पुलिस पकड़ती है। 25 अप्रैल को आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां से जब उन्हें पुलिस वापस लेके निकल रही होती है तो वकील उनकी जमकर पिटाई करते हैं। ये बहुत मामला सुर्खियों में आया था। 27 और 28 अप्रैल को साहिल और अली नाम के दो और आरोपी गिरफ्तार किए जाते हैं इस पूरे मामले में। अब ये पूरा मामला क्या था, अब धीरे धीरे करके इसकी परतें खुलती। इस वक्त तो पुलिस लगातार गिरफ्तारियों में लगी रही, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने थी कि जो आरोपी हैं, जिनके पास लड़कियों के अश्लील फोटोज, वीडियोज और चैट्स पड़ी हुई हैं, वो सामने ना आ जाए। इसलिए पुलिस का पहला एक तरीके से कोशिश यही थी कि आरोपियों को फटाफट गिरफ्तार किया जाए। आरोपी फरहान को सबसे पहले इसलिए पकड़ा गया क्योंकि सबसे बड़ा मास्टरमाइंड जो था इस पूरी गैंग का वो फरहान ही था। पुलिस ने पूछताछ शुरू की। पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए। फरहान ने कहा कि वो जानबूझ करके ये करता था क्योंकि उसे ये करने में मजा आता था और वो चाहता था कि इस तरीके से हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जाए। ये पूरा गैंग कॉलेज में भोपाल आकर के पढ़ने वाली उन लड़कियों को जो बाहर से पढ़ने आती थी, ग्रामीण क्षेत्रों से पढ़ने आती थी, आदिवासी अंचलों से यहाँ पढ़ने आती थी भोपाल में, उन लड़कियों को ये ग्रुप जो है ये टारगेट करता था, हिंदू युवतियों को खासतौर से। इनकी टारगेट पे सिर्फ हिंदू लड़कियां होती थी। गैंग में बिल्कुल ये एक तरीके से अलिखित कानून था कि मुस्लिम लड़कियों के साथ ये कृत्य नहीं करना है, सिर्फ हिंदू लड़कियों को निशाना बनाना है। जो मुख्य आरोपी फरहान था वो पहले दोस्ती करता था लड़कियों के साथ, इस तरीके से दोस्ती करता था कि उसके साथ के जो ग्रुप, गैंग के दो दूसरे लोग थे, वो लड़कियों के इर्द गिर्द फरहान को लेकर के एक ऐसी छवि बनाते थे कि वो कॉलेज का एक माचो मैन है, वो कॉलेज का सबसे पसंदीदा लड़का है। उसकी छवि इस तरीके से सकारात्मक तरीके से पेश की जाती थी कि वो बहुत मददगार है, बहुत पढ़ा लिखा लड़का है, अच्छे परिवार से है, अच्छा दोस्त है। इसकी जड़ें जो है वो बहुत अंदर तक मिली हुई थी। लड़कियां बाहर से आती थी, वो यहाँ या तो पीजी में रहती थी या रूम लेकर रहती थी। उनको धीरे धीरे करके दोस्ती के जाल में फंसाया जाता था। उन्हें महंगी गाड़ियों में या बाइकों में घुमाने ले जाया जाता था, महंगे रेस्टोरेंट में ले जाया जाता था, और जाहिर सी बात है फिर ऐसे में दोस्ती हो जाती थी। इसी बीच में लड़कियों के साथ दोस्ती का फायदा उठाकर दुष्कर्म किया जाता था। यह दुष्कर्म होता था अशोका गार्डन इलाके में, ऐशबाग इलाके में, जो बाकी के आरोपी हैं उनके कमरों में। अब फरहान जो इसमें ज्यादातर लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध भी बना चुका था और उसी दौरान उसने इन लड़कियों के साथ वीडियो भी बनाए थे। बाद में यही वीडियो दिखा करके
फरहान उन लड़कियों को धमकाता था कि अब वो अपनी और सहेलियों को भी उससे मिलवाए। बाकी आरोपी भी यही करते थे, एक एक करके वो उन लड़कियों पे दबाव बनाते थे। पहले खुद दुष्कर्म करते थे, बाद में उनके साथ वीडियो बना करके दुष्कर्म के समय का अश्लील वीडियो उन लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे कि वो अपनी जानने वाली लड़कियों को या बहनों को दोस्ती करवाएं उस गैंग के सदस्यों के साथ, खासतौर से फरहान के साथ, बाद में उनसे संबंध बनवाएं। ऐसा ना करने पे फोटोज और वीडियोज वायरल करने की धमकी दी जाती थी। इस पूरे मामले में जो सबसे पहली पीड़िता जो बागसबनिया थाने में सामने आई थी, उसी ने जब पूरे इस मामले का खुलासा किया था, वो इन सबसे परेशान होकर इंदौर जा चुकी थी। लेकिन इंदौर भी फरहान जो है वो उसका पीछा करते हुए पहुंच गया और उसने उसके रूम में घुसकर उस लड़की के साथ जमकर मारपीट की और इंदौर में भी उसके साथ दुष्कर्म किया। अब जिस वक्त इंदौर में कमरे में घुस करके फरहान इस लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहा था, पीड़िता के साथ, और उसके साथ मारपीट कर रहा था, उस दौरान उस लड़की का फोन ऑन था। वो अपने किसी दोस्त से बात कर रही थी और उसके दोस्त ने फोन पे ये सारी चीखें सुनी थी, ये सारी बातें सुनी, मारपीट की आवाजें सुनी, गाली गलौज सुनी। उसने इस लड़की को सलाह दी कि वो इस पूरे मामले में पुलिस की मदद ले। इसकी सलाह के बाद लड़की इंदौर से भोपाल आती है। पहले तो इंदौर ही जाती है, लेकिन उसे बताया जाता है कि मामला भोपाल में हुआ है, उसके साथ जिस तरीके से शुरुआत हुई है कॉलेज में, तो इसलिए उस लड़की को भोपाल भेजा जाता है। भोपाल में बागसबनिया थाने आकर के वो अपनी आप बीती सुनाती, जिसके बाद इस पूरे मामले का एक एक करके खुलासा होता है। पहली पीड़िता सामने आने के बाद पुलिस इसमें तेजी से काम करती है, क्योंकि पीड़िता ने कुछ और लड़कियों के भी नाम बताए थे। पुलिस उनसे भी संपर्क करती है। एक एक करके 5 लड़कियां सामने आती हैं। इन 5 लड़कियों ने आरोपी फरहान की शिनाख्त की। सबसे ज्यादा आरोप फरहान पे लगे और बाकी आरोपियों के भी इसमें नाम आते गए, जुड़ते गए। कुल 5 आरोपी इसमें पुलिस ने अपनी निशानदेही पे लिए, जिसमें फरहान को सबसे पहले पकड़ा गया, बाद में साद, फिर साहिल और अली की गिरफ्तारी होती है, बाद में नबील की बहुत दिनों के बाद जाकर के गिरफ्तारी होती है, बिहार या बंगाल से कहीं से। अब इस पूरे मामले में जब पुलिस पूछताछ करती है तो ये संगठित गिरोह सामने आता है कि कैसे बाहर से भोपाल में आकर पढ़ने वाली लड़कियों को टारगेट किया जाता था, हिंदू युवतियों को, और फिर उनके साथ पहले दोस्ती की जाती थी, बाद में दुष्कर्म किया जाता था, उन पर धर्म बदलने का दबाव भी बनाया जाता था। और ये तमाम बातें इसलिए सामने आई जब पुलिस ने कुछ फोटोज बरामद की फरहान के मोबाइल से, जिसमें हिंदू युवतियां बाकायदा बुर्का पहनकर अपनी फोटो साहिल को फरहान को भेजती थी। सिर्फ यही नहीं, पुलिस ने यह भी बरामद किया चैटिंग में से कि इन लड़कियों पर रोजा रखने का दबाव बनाया जाता था और उनको पूरी तरीके से एक उनका ब्रेन वॉश करने की जो तैयारी है वो मोबाइल के व्हाट्सएप मैसेजेस से पुलिस ने पकड़ ली। इस पूरे मामले में हैरानी की बात यह है कि कई लड़कियां ऐसी थी जो इस गैंग का शिकार होकर के भोपाल छोड़ के जा चुकी थी। उनमें से कई ऐसी थी जिनकी शादी हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने पुलिस से दरख्वास्त की कि उनके शादीशुदा जीवन में अब कोई परेशानी ना आए, इसलिए वो इस पूरे मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाना चाहती, कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाना चाहती। ऐसी कई लड़कियां थी जो परिवार की छवि को लेकर के, अपनी छवि को लेकर के ज्यादा परेशान थी, चिंतित थी, और इसीलिए वो सामने नहीं आई। कुल 5 लड़कियां इस पूरे मामले में सामने आई जिन्होंने हिम्मत दिखा करके इस पूरे नेटवर्क का खुलासा कर दिया। फिलहाल सभी आरोपी जेल में हैं, लेकिन इस पूरे मामले में एक बड़ा मोड़ आता है सितंबर को। कई महीनों की पूछताछ और जेल में हवा खाने के बाद पुलिस की कार्रवाई तो लगातार चल ही रही थी, खोज तफ्तीश भी लगातार इस पूरे मामले की चल रही थी। तो पुलिस जो है ये पता लगाती है प्रशासन के साथ मिलकर कि ये जो आरोपी हैं इनकी अवैध संपत्तियां कौन कौन सी है। तो मालूम चलता है कि फरहान, साद और साहिल, इनकी संपत्तियां जो है वो भोपाल में है, और साद और साहिल का मकान जो है वो तो पूरी तरीके से अवैध है। और पुलिस उनको 11 सितंबर 2025 को सुबह सुबह करीब 6 बजे उनके घर पर बुलडोजर चला देती है। इस दौरान उनके परिवार के लोग विरोध करते हैं, मोहल्ले के लोग विरोध करते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे, उनकी नहीं चलती है और साद और साहिल के मकान को पूरी तरीके से बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिया जाता है। लेकिन इसी दौरान जो प्रमुख आरोपी है फरहान, उसके मकान को लेकर के मामला क्योंकि कोर्ट में होता है, कोर्ट से स्टे मिल जाता है पुलिस कार्रवाई पे, प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई पे, और फरहान का मकान बच जाता है। लेकिन बाकी दोनों आरोपियों के मकान टूट जाते हैं। 11 सितंबर 2025 का यह मामला था। फिलहाल प्रशासन और कोर्ट के बीच में अभी भी फरहान के मकान को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इस पूरे मामले ने मध्य प्रदेश में लव जिहाद को लेकर के एक
नई बहस छेड़ दी थी। पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर न केवल इस मामले को लेकर प्रदर्शन हुए थे, बल्कि भोपाल में हिंदू जागरण मंच ने एक बड़ी रैली भी निकाली थी, जिसमें लव जिहाद के आरोपियों को फांसी देने की मांग की गई थी। इस पूरे मामले में मानवाधिकार आयोग की टीम भी दिल्ली से आकर पीड़ितों से मुलाकात करके गई थी। उस कॉलेज में भी जाकर के मानवाधिकार आयोग की टीम ने लड़कियों से पूछताछ की थी, जिस कॉलेज के प्रीमाइसिस में इन लड़कियों को पहले दोस्ती के जाल में फंसाया गया था, बाद में इनके साथ जो है हैवानगी की इंतहा की गई थी। इसी कॉलेज के पास में हथाईखेड़ा डैम है और हथाईखेड़ा डैम के पास में ही क्लब 90 करके एक रेस्टोरेंट भी था। आरोप यह भी था कि आरोपी जो हैं वो इन लड़कियों को इसी क्लब 90 के रेस्टोरेंट में ले जाते थे, वहीं पे इनके ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ पिलाया जाता था और इसी क्लब 90 के पीछे कुछ ऐसे कमरे भी बने हुए थे जहां पे इन लड़कियों के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता था। जब पुलिस पूछताछ में क्लब 90 का नाम सामने आया तो पुलिस का जो प्रशासन का बुलडोजर है वो क्लब 90 भी पहुंचा और क्लब 90 के पीछे बने अवैध जो ढांचे थे उन्हें बुलडोजर से गिरा दिया गया। आपको बता दें कि इस मामले में भी मछली परिवार का नाम सामने आया था। माना जा रहा था कि जो आरोपी थे फरहान, साद, साहिल, अली, नबील, इनको भी मछली परिवार का संरक्षण मिला हुआ था। ऐसी ये धमकी देते थे लड़कियों को कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि ये मछली परिवार के संपर्क में रहते हैं और उनके लिए ही काम करते हैं। हालांकि पुलिस को प्रत्यक्ष रूप से मछली परिवार का इस पूरे मामले में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला था, इसलिए पुलिस ने इसमें मछली परिवार को कहीं पे भी आरोपी नहीं बनाया। लेकिन 11 सितंबर को बुलडोजर चलने के बाद से लेकर अब तक फिलहाल इस पूरे मामले में कार्रवाई यहां रुकी हुई है। अब देखना यह है कि फरहान के मकान को लेकर के आने वाले दिनों में कोर्ट क्या फैसला देती है।